औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर आज ISIS के ताल्लुक़ से एक वीडियो पेश करने जा रहे हैं। असल में ISIS के सिलसिले में जो भी बातें हैं भारतवासियों ने सुनी है और जो भी देखी है, हम तक वो तमाम जो है तो मीडिया के ज़रिए पहुँची है। सबसे पहली बात ये कि ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक़ एंड सीरिया, इसकी तमाम मुस्लिम तंजीमों ने जिनका कोई वजूद है दुनिया में और जो एक्चुअल में अपना कोई दफ्तर रखती है, ऑफिस रखती है, दुनिया भर में फैली हुई अलग अलग तंजीमें हैं जो अपने अपने मुल्कों के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करती है, उन तमाम तंजीमों ने इसको जो है तो ISIS को बिल्कुल न सिर्फ ये कि डिसोन किया बल्कि उसकी मजम्मत की, उसका निषेध किया और उसके बारे में ये कहा कि साहब ये बिल्कुल इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन तंजीमों के और इन इदारों के मजम्मती करारदादों को, मजम्मती प्रेस नोट को, मजम्मती बयानात को मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी पेश करने की कोशिश नहीं की। आइए फिर हम इसको देखते हैं कि इसका असल में मकसद क्या है। तो पहली बात तो ये कि जिस चीज़ का जो चीज़ें सीक्रेट्स चलती है तो इसके बारे में कोई बात यकीनी तौर पर बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी इसकी जो चीज़ें मीडिया के ज़रिए और दीगर वसाइल जो इंटरनेट वगैरह के ज़रिए जो चीज़ें बता रही है, ISIS खुद ये पेश कर रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, यानी जिस काम को ISIS ओन कर रही है उस पर अगर हम नज़र डालें तो हमको कुछ बातें समझ में आती है, उसके तरीक़ेकार पे और उस पर अगर हम गौर करें तो हमको कुछ चीज़ें समझ में आती है। पहली बात तो ये कि दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी साजिश ये ISIS है। दूसरा मकसद इसका जो हमको समझ में आता है, यानी ISIS की हरकतों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होता है तो वो है अमेरिका और इज़राइल को, क्योंकि इसकी तमाम तर सरगर्मियाँ जो है तो ये मुस्लिम ममालिक में है। ये तमाम तर सरगर्मियाँ इनकी मुस्लिम ममालिक में क़त्ल गारतगिरी पर मुनहसर है, उस पर जो है तो मुहित है पूरी इनकी सरगर्मी। तो हमको ये देखना है कि इस तरह की सरगर्मियों से फ़ायदा किसका होता है। फिर आप देखिए कि इस्लाम में जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, इस पे आपको बेशुमार मवाद जो है तो इस्लामी स्कॉलर्स का इस पे मिल जाएगा। अगर किसी को इस्लाम के हकीकी जिहाद के कॉन्सेप्ट को समझना है, जिहाद यानी एक एक्सट्रीम एफर्ट्स को कहते हैं। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक्सट्रीम एफर्ट जो होता है, कोशिश होती है, जो उसको जो है तो जिहाद कहते हैं। स्ट्रगल, मकासद के हुसूल के लिए बहुत मजबूरी में अगर हथियार उठाना पड़ रहा है तो वो आखिरी कोशिश इसकी होती है कि तमाम तर चीज़ें कर लेने के बाद और तमाम तर वसाइल और ज़राए का इस्तेमाल करने के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो इंसानियत के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आखिरी मरहला जो है तो वो आता है, वो जिहाद का आता है। वरना इस्लाम जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी की पासदारी रखता है तो वो इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ की, उसकी हिफाजत की जो है तो पासदारी वो रखता है। और इस्लाम हमेशा ये तालीम देता है कि कम से कम जो है तो जंगे हो, कम से कम जो है तो क़त्ल गारतगिरी हो। तो हम ये बता रहे थे कि इस्लाम के यूनाइटेड नेशन के जो रूल्स ऑफ वार है उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है तो क़वानीन है। इस्लाम जिहाद के अंदर जो है तो ज़ख्मी होने वाले फ़ौजी को मार नहीं सकते आप जो है तो औरतों और बच्चों को नहीं मार सकते, आवाम को नहीं मार सकते, बल्कि जो लड़ने के लिए फ़ौज आ रही है उसको जो है तो आप मार सकते हैं, और वो भी ज़ख्मी होकर अगर गिर जाए तो उसको आप मार नहीं सकते। फिर ये है कि यहाँ तक हुक्म मिलता है कि अगर आप किसी मुल्क में दाखिल हो तो वहाँ के पेड़ पौधों और फसलों को भी आप नुकसान नहीं पहुँचे। खैर, इसके ऊपर बहुत सारा मवाद आपको मिलता है। खुद मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा की किताब है अल जिहाद फिल इस्लाम, जिसमें जिहाद का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है तो आपको मिल सकता है। वो इंग्लिश में भी और बहुत सारी ज़बानों में जो है तो अवेलेबल है, आपको वो मिल सकती है। उस पर आप इस्लाम के नज़रिए जहाद को समझने के लिए वो काफ़ी है। इसके बरखिलाफ ये तो इस्लामी तालीमात है।
इसके बरखिलाफ आप देखिए कि आईएसआईएस क्या कर रहा है। आईएसआईएस अभी तक जितना डैमेज इसने किया है उसी मुसलमानों को किया है, यजीदी फिरके को किया है, शिया फिरके को किया है, और जो आम मुसलमान थे उनको भी जो है तो इसने कत्ल किया है। जो जैसा कि वीडियोस इन्होंने बताए हैं, और जैसा कि वीडियोस खुद आईएसआईएस जो अपने आप को कह रहा है, उसने जो लोग आईएसआईएस से मंसूब अपने आप को कह रहे हैं और जो वीडियो फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में, उनका जो तरीक़ाकार है उसको समझ नहीं। फिर ये देखिए इसका एक वर्जन जो है तो बोको हराम के नाम से हमने मीडिया में सुना। उसके कुछ लोग अभी पकड़े गए किसी मुल्क में, तो वहां पर उनसे कहा गया कि साहब आप कुरान रिसाइटेशन करो, तो यहाँ तक कि ये कुरान तक जो है तो पढ़ नहीं सके। तो ये इससे वाज़ेह होता है कि ये इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आईएसआईएस की जो तरीक़ाकार है, इसमें ये औरतों को मार रहे हैं, औरतों को कैदी बना रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और जिस तरह की जो चीज़ें जो बताई जा रही है वीडियोस के ज़रिए, वो वीडियोस के बारे में भी हम जो है तो आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे। लेकिन जिस तरह की चीज़ें उन वीडियोस के ज़रिए बताए, वो किसी भी तौर पर जो है तो ये कहा जा सकता है कि ये इस्लाम से इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम ऐसी कोई तालीम नहीं देता है। फिर आप देखिए कि आईएसआईएस की जो टाइमिंग है उस पर भी आप गौर करिए। आईएसआईएस का जो ज़हूर हुआ, जिस दौर में आईएसआईएस का पहली बार हमने नाम सुना और आईएसआईएस ने अपनी जो चीज़ें शुरू की, वो दौर था जब अरब स्प्रिंग जो है, अरब बहार जो है तो आ रही थी। और अरब बहार के नतीजे में यह था कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है तो अरब मुल्कों में बढ़ रहे थे। इंपीरियलिज्म जो था, यानी जो बादशाहत थी, डिक्टेटरशिप थी, इन सबको खतरा था। और अवाम जो है तो इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए, अवाम के ज़रिए इस्लामी निज़ाम के क़याम की कोशिशों की तरफ जो है तो बढ़ रही थी। और बहुत पॉजिटिव साइंस जो है तो मिल रहे थे। उसमें आपने इनकलाब मिस्र आपने देखा कि सदर मुर्सी की हुकूमत अवाम के ज़रिए, पब्लिक के ज़रिए चुनी गई, और फिर उसका हशर भी आपने देखा किस तरह वहाँ बगावत की गई जनरल सीसी के ज़रिए। और वो पूरे एक पुरअमन प्रोसेस को जो है तो एक साजिश के ज़रिए ख़त्म किया गया। फिर आप देखिए कि आईएसआईएस के इस्लाम के ख़िलाफ़ होने की एक और वजह यह है कि जैसा कि इनके पास इतनी ताकत है, ये जो पेश कर रहे हैं इनके पास इतनी ताकत है, तो इस ताकत के नतीजे में फिर ये सीरिया में अगर इनका वजूद है, तो सीरिया से 2 हाथ के फासले पर जो है तो फ़लस्तीन है। तो फिर क्या ही अच्छा होता कि पूरे दुनिया के आलमी मुसलमानों की, सुन्नी मुसलमानों की, हर शिया मुसलमानों की तक ये ख्वाहिश है कि मस्जिद अक्सा को जो है तो यहूदियों के चुंगल से आज़ाद किया जाए, जिसके ऊपर जो एक नाजायज़ कब्जा जो तो फ़लस्तीनियों किया। तो क्या ही अच्छा होता कि अगर ये ये वाकई में इस्लाम वाले होते या इस्लाम के मानने वाले होते, तो उस मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराते और इसराइल के ऊपर जो है तो हमला करते और वहाँ की आवाम को इतने जुल्म सितम से जो है तो निजात दिलाते। फिर आप देखिए कि यहाँ तक कि इन्होंने इखवान और हमास के ठिकानों पर, इखवान के लोगों के ऊपर इन्होंने जुल्म सितम किया आईएसआईएस ने, और हमास पर भी इन्होंने हमले किए, रॉकेट दागे इन्होंने हमास के ठिकानों पर आईएसआईएस ने। तो ये तो हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि इनका जो है तो इस्लाम से किसी किस्म का ताल्लुक जो है तो नहीं हो सकता। फिर आप देखिए कि और एक वजह भी वहाँ पर हमको नज़र आती है कि इजराइल ने सीरिया के बॉर्डर पर फील्ड हॉस्पिटल जो बनाए, उसका रोल हमको समझने की ज़रूरत है कि फील्ड हॉस्पिटल जो बनाए गए हैं उसमें जो है तो रेफ्यूजीज जो है तो आ रहे जा रहे हैं, उसके ज़रिए से एक बहुत बड़ी लिंक जो है तो हमको वहाँ मिलती है कि रेफ्यूजीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, रेफ्यूजीज आ रहे हैं, वो चादरों में लपटे हुए हैं। तो इसके ज़रिए से किसको मदद हो रही है, क्योंकि ये तो बशर उल असद के ख़िलाफ़ होने का दावा करते हैं, तो ये मदद किसको कर रहे हैं, इसको भी हमको समझने की ज़रूरत है। फिर आप देखिए कि हम आपको ले जाना चाहते हैं कि इसकी असल वजह क्या है। इसकी असल वजह दरअसल ग्रेटर इसराइल का क़याम, यानी एक बहुत अजीमुश्शान जो है तो इजरायली रियासत का क़याम इसके पीछे एक मकसद है। और उस मकसद के उसूल के लिए कई 100 सालों से जो है तो यहूदी जो है तो कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर यहूदियों का जो वो हुआ, यानी उनका जो डोमिनेशन ख़त्म हुआ, वो इस्लाम के आने के बाद हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इंसानों से मोहब्बत करने की तालीम दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के हर मसले का हल जो है तो इंसानियत के सामने रख दिया। और ये जो चीज़ थी वो ये थी कि यहूदियों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुई, और इसका जो है तो इनके जहन में एक वो रहा कि बस ये इस्लाम जब तक है, जब तक हम जो है तो हमारी बका और तहफ़्फ़ुज़ और हमारा तरीक़ाकार जो है तो काबिल अमल नहीं है। इसलिए इन्होंने कई सालों के बाद,
कई सालों के बाद गौर फिक्र किया और अपनी ताकत जमा की, अपना जो है तो अपने अंदर टैलेंट जो है तो लाने की कोशिश की, तालीम हासिल की, दुनिया के रिसोर्सेज हासिल किए, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज तक जो है तो पहुंचे, और उसके बाद जो है तो इन्होंने अपने चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता किया। आप देखिए कि हिटलर के जरिए भी जो यहूदियों के मारे जाने का जो वाक़या है, तो वो उतना नहीं है जितना कि पेश किया जाता है। जो 60 लाख यहूदियों को जो कत्ल का जो मामला पेश किया जाता है, आप देखते होंगे मुख्तलिफ हिस्ट्री चैनल्स वगैरह पे जो है तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई है और हिटलर के जो है तो मजालिम बताए गए हैं। तो ये दुनिया की हमदर्दी हासिल करने के लिए है, बल्कि इसके पीछे वैसा हरगिज नहीं है जैसा कि पेश किया जाता है। तो ये प्रोपोगंडा इस तरह का इजराइल ने किया और हमदर्दी हासिल की। फिर उसके बाद आप देखिए कि 1948 में इन्होंने फ़लस्तीन के इलाके को मुंतखब किया अपने पनाहगाह के तौर पर, और ये पहले शरणार्थियों के तौर पर या पनाह गजीनों के तौर पर, रेफ्यूजीज के तौर पर ये लोग जो है तो फ़लस्तीन में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हुए। और फिर उन्होंने जैसे जैसे ताकत अपनी जमा करना शुरू की तो वहाँ के गाँव को जलाना शुरू किया, और जो है तो अपने अपने वहाँ पर जो है तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्टैब्लिश करने की जो है तो कोशिश की। और फिर आप देखते हैं कि जो फ़लस्तीन का पूरा एक फ़लस्तीन था, तो वो पूरा आहिस्ता आहिस्ता अब सिर्फ एक गाज़ा की एक छोटी सी चिरोटी जिसको कहते हैं, वहाँ पर आकर जो है तो सीमित हो गया है, लिमिटेड हो गया है। और उतने इलाके में एक बहुत बड़ा शहर जो है तो पूरा कैद खाना बना है, उसके अतराफ में पूरी इन्होंने दीवारें लगा दी है, और उनके दवाओं का, खाने का, उसका सब तरह के रास्ते जो है तो बंद कर दिए हैं। एक बहुत बड़ा शहर जो है तो इसराइल की कैद में, और आहिस्ता आहिस्ता पूरा फ़लस्तीन जो है तो उसके कंट्रोल में आ गया। फिर आप देखिए कि फ़लस्तीन के इंतखाब की वजह क्या थी। आप देखिए कि कुरान ने ये कहा है कि हमने इस ज़मीन के अतराफ़ में जो तो बरकतें नाजिल की। आप देखिए बरकतें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, फसलों की होती है, एग्रीकल्चर की होती है। फिर मिडल ईस्ट की, अरब की जो सरजमीन है, अरब की सरजमीन में सबसे ज़्यादा जो है तो तेल पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। उसके बाद जो है तो सोना भी जो है तो यहाँ पर सोने की जो है तो खदानें हैं बड़ी बड़ी, उसके अंदर सोना निकलता है। डायमंड की जो है तो खदानें यहाँ पर है, वहाँ से डायमंड्स भी जो है तो निकाले जाते हैं। और अल्लाह ताला की नेमतों की बेशुमार दौलत जो है तो इस मिडिल ईस्ट में है। इसलिए उन्होंने फ़लस्तीन को जो है तो इसका जो है तो तयन उन्होंने किया और जो है तो वहाँ पर अपना कब्जा जमाया। आप ये कहेंगे कि साहब एक छोटा सा मुल्क है और इसराइल, और ये इस तरह कैसे जो है तो इस तरह के काम अंजाम दे रहा है। उसकी वजह भी आपको जो है तो समझ में आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि फ़लस्तीन, इसराइल जो है, इसराइल ये एक आइडियोलॉजी है। इसराइल एक आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी ये सिर्फ महज एक मुल्क नहीं बल्कि एक इनके पीछे एक सह्यूनी आइडियोलॉजी जो है तो काम कर रही है। उनकी नज़र में दुनिया के तमाम तर इंसान जो है तो जेंटाइल्स है, जिनको मारना भी जायज़ है, जिनका कत्ल भी जायज़ है, और सिर्फ हम यहूदी, हम ज्यूज़ ही जो है तो दुनिया में अल्लाह के या भगवान के या ईश्वर के जो है तो चहेते हैं। और दुनिया के अंदर पाए जाने वाले तमाम इंसान जो है तो ये काबिल कत्ल है, इनका कत्ल का कोई गुनाह नहीं है। ये खतरनाक अकीदा जो है तो इन लोगों का है। इस अकीदे के साथ उन्होंने सबसे पहले ये किया कि आहिस्ता आहिस्ता जो है तो इन्होंने कुछ अपने कंट्रोल्स हासिल किए। पहले उन्होंने सबसे पहले ये तरीक़ा ईजाद किया कि दुनिया की इकनॉमी के अंदर हम कैसे हावी हो सकते हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि हम ये कहते हैं ना भाई कि फला जगह पे उनका सिक्का चलता है और इनका सिक्का चलता है। तो आप देखिए बुनियादी तौर पे सिक्का चलना ये इस बात का सबूत है कि जिसका सिक्का चलता है वो वहाँ का सिया सफ़ेद का और गोरे काले का मालिक होता है। आप वहाँ पर गौर कीजिए कि इन्होंने पहले क्या किया। पहले दुनिया के अंदर जो चीज़ें थी, हम जो लेन देन करते थे, तो गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। भाई आपने अनाज दिया, इधर से दूसरा सामान ले लिया, लकड़ी दे दी, कुछ ले लिया, इस तरह का जो है तो कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इब्तिदा में इन्होंने क्या किया कि भाई आप लोग काफिले जाते हैं और ऐसा आप जो है तो, और उसके बाद जो है तो फिर गुड्स एक्सचेंज के बाद जो है तो फिर एक तरीका निकला कि लोगों ने जो है तो दिरहम और दिनार जो है तो उसको ईजाद किया। वो कुरान की भी इस्तिलाह है दिरहम वगैरह। उसमें गोल्ड के बदले में आप जो है तो तिजारत करते, आप उसको गोल्ड की अशरफी देते, उसकी वैल्यू जिस जगह पे वो गोल्ड दिया गया वहां पर भी उतनी होती। फिर आप चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश भी अगर चले जाते तो गोल्ड की वैल्यू गोल्ड ही रहती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि
उसके बदले में ये कहा कि साहब हम एक काम करते हैं, आप इतना वजन लेके फिरते हैं और इसकी हिफाजत का भी मसला है, हम आपको एक काम करते हैं कि ये गोल्ड आप जमा कीजिए, 10 ग्राम का गोल्ड आप जमा कीजिए, हम 10 ग्राम की एक रसीद आपको देंगे और आप उस रसीद से आप कारोबार कीजिए। तो लोगों ने उसको जो है तो तजुर्बा किया और लोगों को अच्छा लगा कि नहीं भाई, अब हमारा गोल्ड वहाँ जमा रह रहा सेफ और उसके बदले में ये हमको सर्विस दे रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भयानक पॉलिसी उनकी थी कि इन्होंने उसके बाद क्या किया, एक अय्यारी और मक्कारी के जरिए लोगों का गोल्ड जमा किया। गोल्ड लेने के बाद जो है तो होता यह था कि आपने 100 लोगों ने 10-10 दिरहम के गोल्ड दिए और 100 रसीदें इन्होंने जारी की, रिसिप्ट जारी की। अब मार्केट में रिसिप्ट तो चल रही है, आपने भी लाई, इन्होंने भी लाई, इन्होंने भी लाई, लेकिन अब इन्होंने कितनी रिसिप्ट प्रिंट करके रखी है जिसके पीछे गोल्ड नहीं है, इसको भी समझने की जरूरत है। इस टॉपिक पर इंशाल्लाह हम किसी और मौके से बहुत ज़्यादा तफसील से आपको एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम पे भी बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ हम तवालात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है तो ISIS है। फिर उन्होंने फेडरल बैंक जो है तो उसकी जो है तो बुनियाद डाली अमेरिका में, और अमेरिका की जो मईशत है तो इन्होंने ये चीज़ अपने अपने एजेंट्स वगैरह घुसाकर अमेरिका के पावर में, इक़्तिदार में किसी तरह अपना नफूस हासिल करके इन्होंने ये किया कि फेडरल बैंक की बुनियाद डाली। फेडरल बैंक के पास जो इख्तियारात है जिसको चंद यहूदी जो तो चलाते हैं, वो अमेरिका की गवर्नमेंट के पास नहीं। अगर अमेरिका को भी अगर डॉलर छापना है तो उसको सोना जो है तो वहां रखना पड़ेगा। खैर, इस तरह जो है तो पहले मईशत पे इन्होंने अपना कंट्रोल हासिल किया, फिर उसके बाद इनके सेनेट में, इनकी जो है तो गवर्नमेंट में जो है तो आहिस्ता आहिस्ता यहूदी जो है तो जाना शुरू हुए और फिर यहाँ से जो है तो इख्तिदार का वसूल जो है तो शुरू हुआ। जब अमेरिका पे इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया तो अमेरिका के जरिए इन्होंने किस तरह काम करवाए। देखिए, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके पहले और उसके बाद में और उसके आज तक के जो वाक़यात है, इन सब का अगर हम जायजा लें तो हमको ये मालूम पड़ता है कि दुनिया के अंदर जो तबाही वो बर्बादी चल रही है उसके अंदर फ़ायदा किसका सबसे ज़्यादा है, ये भी हम आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे। पहले आप देखिए कि अमेरिका का तरीक़ाकार क्या बना। अमेरिका का तरीक़ाकार आप देखिए, किसी मुल्क पे हमला करने से पहले जाहिर सी बात है कि दुनिया में जितने भी पावर्स थे उन पावर्स को ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर आपको आपकी बका और आपको वहाँ रहना है, अगर इस तरह अगर आप रहना चाह रहे हैं दुनिया में, तो आपको दूसरे पावर को जो है तो ख़त्म करना पड़ेगा। ये इंसानों की एक आम टेंडेंसी है, जो शैतानी वसवसों वाले जो इंसान होते हैं उनकी एक टेंडेंसी है, जबकि ऐसा नहीं है। इंसान के साथ जो है तो रह सकते हैं, अमन भाईचारे से रह सकते हैं, लेकिन ये टेंडेंसी एक शैतानियत वाली टेंडेंसी जो है तो इसका बीज जो है तो डाला गया। सबसे पहले पर्ल हार्बर का वाक़े का हम जिक्र करते हैं। 1941 में एक पर्ल हार्बर जो अमेरिका की नेवी बेस थी, जहाँ पर उसके पानी के जहाज़ वगैरह जो आर्मी के जहाज़ होते हैं जिससे जंगें लड़ी जाती है वो खड़े हुए थे, उस पर जो है तो जापान की बमबारी का एक वाक़या हुआ जो मीडिया के ज़रिए आया। अब उसके बाद 1945 में उसके बदला लेने के लिए कि भाई हमारा ऐसा ऐसा नुकसान हुआ, और इन्होंने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर लाखों टन जो है तो बम गिराकर जो है तो लाखों लोगों को जो है तो मौत की घाट उतार दिया। लेकिन उसके पहले इन्होंने क्या किया, उसके पहले इन्होंने एक परसेप्शन क्रिएट किया मीडिया के अंदर। परसेप्शन ये क्रिएट किया कि जो पर्ल हार्बर है इसके ऊपर जो तो जापान ने हमला किया, जबकि उसके ऊपर बाद में जो तहकीक सामने आई वो ये आई कि पर्ल हार्बर पर भी हमला खुद अमेरिका ने करवाया था। ये चीज़ें बाद में जापान ने अपने उस पे जो तो पेश की, और लेकिन उसके नतीजे में उस वहाँ पे जो थोड़ी बहुत तबाही हुई थी, उस तबाही के नतीजे में जो बदला लिया गया वो लाखों लोगों की जान लेकर जो है तो बदला लिया गया, और आज भी लोग जो है तो वहाँ पर पैदा होने वाले बच्चे तक उससे मुतासिर है। इतना इंसानियत के खिलाफ जो है तो काम किया गया। फिर आप देखिए कि पर्ल हार्बर के बाद आइए अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के वाक़े को देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में एक आम इंसान, जो दुनिया का एक आम इंसान है, जो किसी भी मजहब, खुद मुसलमानों की बात भी कर रहा हूँ मैं, कि खुद मुसलमान भी जो है तो बहुत सारे उस मीडिया के झांसे में आ गए हैं जो हमको CNN और BBC और जो फॉक्स न्यूज़ वगैरह ने जो है तो बताया, और उनके कॉपीराइट्स जो है तो हमारे भारतीय और बर्रे सगीर और एशिया के दूसरे ममालिक ने जो है तो उन फुटेज को और उन न्यूज़ों को कॉपी पेस्ट करके यहाँ बताया, और उससे जो परसेप्शन क्रिएट हुआ वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ये हुआ कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ओसामा बिन लादेन नाम के आदमी ने गिराया था, और ये मुसलमान पूरे आतंकवादी है, और ये जो तो कत्ल गारतगिरी करने वाले। उसका मकसद क्या था? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को
हमने ये देखा कि एक दिन अचानक न्यूज़ आती है कि साहब अमेरिका के अंदर 2 बिल्डिंगें थी। हमको तो उस वक्त तक नाम भी मालूम नहीं था आम मुसलमानों को कि भाई WTC नाम की 2 इमारतें हैं जैसी। और न्यूज़ आती है कि साहब उसको 2 जहाज टकराए और 2 जहाज ने टकराकर जो है तो वो बिल्डिंग जो है तो धमाक से जो है तो नीचे गिर गई। उसके बाद जो है तो दूसरे दिन खबरें आती है कि साहब अलकायदा नाम की एक तंजीम है, और उससे पहले हमको अलकायदा भी नहीं मालूम थी, आपको और हमको नहीं मालूम थी। अलकायदा नाम की एक तंजीम है और इस तरह जो है तो उसका सरगना उसामा बिन लादेन और अहमद अल जवाहिरी जो है तो इसके सरगना है, और ये जो है तो इस्लामी जिहाद के लिए काम कर रहे हैं, और इन्होंने जो है तो हमारे को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंगें इन्होंने गिराई। आप देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जो तहकीक खुद अमेरिका के ईसाई क्रिश्चियन रिपोर्टर्स ने जो की है वो पूरे इंटरनेट पे उस पर भरी पड़ी है, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताता। उसके इवन जो उसके आर्किटेक्ट्स है उन्होंने बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। फिजिक्स के जानकारों ने बताया कि ये भी पॉसिबल नहीं है कि अगर इमारत के किसी हिस्से को जहाज टकराए और लाखों टन पेट्रोल भी अगर उसके अंदर जल रहा है, कंटिन्यूसली अगर जल रहा है और ऊपर से नीचे जो तो आ रहा है, तो बिल्डिंग कभी भी जो कि लोहे के बड़े बड़े कॉलम उसके अंदर डाले गए हैं उस बिल्डिंग के अंदर, और कई एकर्स पर वो बिल्डिंग है। हमको टीवी में वो बिल्डिंग बहुत छोटी दिखती है, लेकिन कई हेक्टर्स पर वो दोनों बिल्डिंगें जो है तो कायम है, और कई बड़े बड़े जो है तो कॉलम स्टील के जो है तो उसमें डाले गए। कई साल तक उस इमारत की जो है तो तामीर चलती रही। उसका जहाज के फ्यूल से पिघल कर गिरना ये फिजिक्स के जो लॉ है, फिजिक्स के जो उसूल है उसके खिलाफ है। उसकी तफसील भी आपको काफी मिल जाएगी। मैं बहुत मुख्तसर चीजें आपको बताते हुए अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि कोई भी बिल्डिंग अगर गिरती है, उसके कॉलम अगर टेढ़े होते हैं तो वो इधर गिरेगी, जिधर हवा का रुख रहेगा उधर गिरेगी। और स्टील अगर पिघलता है, स्टील जलता नहीं। स्टील ऐसा नहीं है कि कागज के ऐसा, थर्माकोल के ऐसा जल गया और धड़ाम से गिर गया। वो पिघलता है तो टेढ़ा होता है। तो बिल्डिंग कहीं ना कहीं टेढ़ी होती थी, उसका झोंक इधर जाता था, उसका बैलेंस किधर। लेकिन जो बिल्डिंग गिरी है वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधी जो है तो गिरी है, जिस तरह पुरानी बिल्डिंग है डेटोनेटर लगाकर गिराई जाती है। आप उसके वीडियोस भी इंटरनेट पे दे सकते हैं। जो इमारतें पुरानी हो जाती है, जो गवर्नमेंट के रूल्स के बाद अब उनको रखना जो है तो वो हो जाता है, उन बिल्डिंगों के गिराने के मंजर आप टीवी पर, यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं कि उसको डेटोनेटर लगाते हैं और 1 टाइम ब्लास्ट से वो जो है तो गिराई जाती है। उसका भी आप मंजर देख लीजिए। फिर उसके कई शवायद है कि वो उसके अंदर जो फायर ब्रिगेड का अमला गया था, उसके बाद 2500 ज्यूज जो है तो उसमें उस दिन छुट्टी पर थे। ये एक बड़ा सवाल जो है तो आया मीडिया में, लेकिन वो हाइड कर दिया गया। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने के बाद जब पूरे मीडिया के अंदर मुसलसिल जो है तो चला, 2001 में ये वाकया हुआ सितंबर में, और ये मुसलसिल जो है तो प्रोपेगेंडा किया गया कि साहब ये आतंकवाद के खिलाफ हमको मुत्तहिद होना है। पूरे मुल्कों को कहा गया, एक अलायंस बनाया गया। और उसके बाद जो है तो फिर ये बात आई कि भाई ओसामा बिन लादेन कहाँ है, तो बोले अफगानिस्तान में। फिर अफगानिस्तान पे हमले का एक प्लान बनाया गया, बल्कि ये प्लान पहले से तयशुदा था, लेकिन उस प्लान को वर्ल्ड की हमदर्दी हासिल करने के लिए एक चीज क्रिएट की गई, और क्रिएट करके जो है तो पूरे कैमरों के साथ वहां पर चीजें आई और वो सब चीजें दुनिया ने देखी। अब आप देखिए कि ओसामा बिन लादेन यहाँ पर 1979 में एक अफगान वार हुआ था। खुद अफगान वार जो सोवियत यूनियन के खिलाफ था, जब सोवियत यूनियन जो है तो सुपर पावर था। 79 में जो अफगान वार चला, उसके अंदर ये बात वाज़ेह है कि अमेरिका ने उसको सपोर्ट किया। खुद जिनको मुजाहिदीन कहा जा रहा है उनको जो है तो अमेरिका ने सपोर्ट किया और सोवियत यूनियन के खिलाफ जो है तो ये जहाद किया। उसके बाद जब WTC गिर गया और अमेरिका पे बमबारी, अफगानिस्तान पे बमबारी की गई और लाखों लोगों को वहां पर भी जो है तो जिसका जो है तो कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास कि कितने लोगों जो है तो कत्लेआम हुआ और किस तरह बमबारी की गई तालिबान पे हमले के नाम पर। जबकि हमको तालिबान के सिलसिले में जो बातें मिलती है, योना रेडली हमारी बहन ने इस्लाम कबूल किया, हम ये देखते हैं कि वो जब उनकी कैद में थी तो उसने ये बताया कि मेरे जो अंडर गारमेंट्स है उस पर उन्होंने कपड़े डालने का हुक्म दिया। तो ये उस वक्त की जो चीजें हैं, ये हमको ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है कि जो लोगों के बारे में एक अंग्रेज खातून जो कि एक सहाफी बन के वहां गई थी, उसको उन्होंने पकड़ा था, उसको जासूसी के इल्जाम में पकड़ा था, लेकिन उनकी कैद में उनके सुलूक से मुतासिर होकर वो इस्लाम कबूल करती है और खुद यहाँ हमारे भारत में आकर कई जगह पर उसने जो है तो स्पीचेस दी। हमको ये बात को भी जो है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है तो दिखता है। ओसामा बिन लादेन के होने का दावा यहाँ किया गया। फिर आपने ये देखा कि वो तबाही बर्बादी के बाद एक दिन जो है तो ओसामा बिन लादेन को मारने का वाकया भी आपने टीवी पे देखा।
एबटाबाद में घर में छुपा हुआ था, ऐसा ऐसा इस तरह की बातें आई। यहाँ तक कि फिर उसके अंदर हार्ड डिस्क और उसकी औरतें थी, और वो फिर मीडिया ने, और फिर उसके बाद हमारे भारतीय मीडिया को तो बॉलीवुड की आदत है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्टोरी बनी। हार्ड डिस्क थी, उसमें पॉर्न मटेरियल था, ये था। आप देखिए कि ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप किसको एक्सट्रीम लेवल का अगर इस्लाम पसंद मानते हैं, तो फिर उसके साथ जो है तो इस तरह की चीजें मंसूब करके आप खुद ही का मजाक उड़ाते हैं कि इस तरह की चीजें कि जो लोग अपने आप को बम से उड़ा ले रहे, और फिर वो इतनी छोटी चीज के लिए जो है तो उनकी हार्ड डिस्क में वो चीज मिल रही। तो ये बात समझने की जरूरत है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन खुद जो गलत चीजें बयान करने वाले लोग हैं ना, उनको याद नहीं रहता कि वो कितने झूठे हैं। उनको बार बार याद रखना पड़ता कि हमने पहले क्या कहा था, इस मामले में हमने क्या कहा, यहाँ क्या कहा। तो झूठ का सहारा जो है तो लेकर इस तरह की चीजें की जाती है। फिर लादेन गायब हो गया, ये इनकी एक स्ट्रेटजी है जिससे भी इनको काम लेना है। उसका काम जो सोवियत यूनियन में काम था, उन्होंने काम किया सऊदी अरब से और बेशुमार वहां के मुल्कों से। खुद चाइना ने मदद की थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, ये भी चीजें। तो वो उसका काम चूंकि खत्म हो गया था, रशिया जो है तो उतना पावरफुल नहीं था कि अब अमेरिका को उससे कोई थ्रेट रहता। तो फिर जब इसका काम खत्म हो गया तो उन्होंने इसको जो है तो गायब कर दिया। बल्कि ये भी हमको पता नहीं है कि वो अफगानिस्तान पे जब हमला हुआ तो उसकी बमबारी में मारा गया क्या। उसके पहले ये खबरें भी मीडिया में आई, इंटरनेट वगैरह पे, किडनी स्टोन से मारा गया, बहुत पहले मारा गया, तोरा बोरा की पहाड़ियों में मारा गया। फिर आप देखिए कि एक चीज हमको यहाँ पर याद आ गई जो बताना चाह रहे हैं। एक तोरा बोरा की पहाड़ियों में गौतम बुद्ध के मुजस्समे को तोप से उड़ाने के मंजर जो है तो पूरे मीडिया में बताए गए। आप देखिए कि गौतम बुद्ध जो है तो इट्स बिलोंग टू चाइनीज, और ये जो सुर्ख कौम जिसको हम कहते हैं, इनसे बिलोंग करते हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं करते। तो लेकिन ये जो मंजर वहां बताया गया, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो किसी इस्लाम पसंद तंजीम ने किया, बल्कि एक चीज क्रिएट की गई, उसको तोड़ा गया, वो चीज बताई गई और उसको फिर पूरे मीडिया में बताया गया। ये कोशिश की गई कि अफगानिस्तान के ताल्लुक से सिंपथी जो है, इधर से मिलने वाली सिंपथी या हमदर्दी को जो है तो हमदर्दी से बाज रखा जाए। लेकिन इसके जरिए से जो बड़ा मकसद हासिल किया गया वो ये कि इसमें यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में या एशिया में अमेरिका ने अपना एक बहुत बड़ा फौजी छावनी जो है तो कायम कर ली। अब जाहिर सी बात है कि खुद हमारा भारत देश और दूसरे जो देश है वो अमेरिका, एशिया के बहुत सारे देशों पे अगर किसी तरह का तसल्लुत या हमला भी करना चाहे तो उसकी जो प्लेन्स वगैरह टेक ऑफ करेंगे तो वन वे टेक ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि उनको बीच में रुकने के लिए कहीं ना कहीं जगह होना, फ्यूल भराने के लिए, रिफिलिंग के लिए जगह होना। तो ये बात उसको मालूम थी कि अगर यहाँ पर अपने को मार्केट कायम करना है, इन मुल्कों पर से अपनी पॉलिसी मनवाना है, इन मुल्कों में अपने प्रोडक्ट्स बेचना है और इन मुल्कों को अपने इकोनॉमिकल कंट्रोल में लेना है, तो इनके ऊपर एक फौजी धाक जो है तो बताना जरूरी है। इसलिए उसके जरिए से अफगानिस्तान पर हमला करने की एक वजूहत में से ये भी है कि यहाँ पर एक अमेरिका का फौजी छावनी यूनिट कायम किया जाए। तो हमने ये देखा कि इस तरह का हाइप उसने क्रिएट किया पूरी दुनिया पर, और पूरी दुनिया पर ये कहा कि भाई अगर आप हमारे साथ है कि टेररिज्म के साथ है। इस तरह उसने बहुत सारे मुल्कों को डराकर अफगानिस्तान पर अपने हमले की राहें हमवार की। फिर अब आइए और एक मुल्क की तरफ, सद्दाम हुसैन के ताल्लुक से आपने ये देखा, सद्दाम हुसैन इराक पर हुकूमत करता था, लेकिन सद्दाम हुसैन की हुकूमत के वक्त जो लोग जिस कंडीशन में थे उससे बहुत ज़्यादा बदतरीन कंडीशन में आज इराक की सूरत हाल है वहाँ की आवाम। आप देखिए कि सद्दाम हुसैन के ताल्लुक से जो बातें हमारे मुताले में आती है वो ये कि उसका वो डिक्टेटर था, लेकिन उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह बहुत ज़बरदस्त था और आवाम को उसने खुश रखा हुआ था। हमारे पास वेस्टर्न मीडिया से बहुत सारी बातें आई, उसके बेटों की अयाशी की, इसकी, वो सब वेस्टर्न मीडिया से हमारे पास आई। हमको ये देखना चाहिए कि सद्दाम हुसैन ने जो है सद्दाम हुसैन का जो वो था कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत जो तो सद्दाम हुसैन अमेरिका की नज़र में, या बल्कि वाक़अतन भी वो एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे था। आप देखिए कि उसको किस तरह जो है तो मीडिया के जरिए पहले बदनाम किया गया। उसके ताल्लुक से ये किया गया कि पहले वहाँ पर थोड़े से कुछ बागी पैदा किए गए, फिर जो है तो वहाँ पर ये कहा गया कि साहब इसके पास बायोलॉजिकल वेपन है और ये जो है तो इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, जैसा अमेरिका के और इसराइल के पास बायोलॉजिकल वेपन है ही नहीं। ऐसी बात की गई
कि साहब बायोलॉजिकल वेपन है और इंसानियत के लिए जो है तो सद्दाम हुसैन बहुत बड़ा खतरा है। और ये फिर जो है तो महीनों जो है तो ये जो है तो पूरा एपिसोड जो है तो चलाए गए मीडिया में। फिर उसके बाद क्या है साहब कि पूरा जब हो गया कि सद्दाम हुसैन साहब जो है तो इंसानियत के दुश्मन है और उनके ऊपर जो है तो बिल्कुल उनकी जान जो है तो हलाल कर दी गई है और उनके ऊपर जो है तो फिर हमला किया गया, जिसको वार अगेंस्ट वेपन फॉर मास डिस्ट्रक्शन इस तरह का नाम दिया गया। अफगानिस्तान में वार अगेंस्ट टेरर था और यहाँ पर ये जो तो उसको इस मिशन को नाम दिया गया। और इस तरह जो है तो इन्होंने सद्दाम हुसैन पर हमला किया। फिर आपने ये भी देखा कि एन ईद उल अजहा के दिन, ईद उल अजहा के दिन जो है तो सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मकसद था। सद्दाम हुसैन की फांसी एक तरह का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बिठाने की कोशिश की गई मुस्लिम मुल्कों पर कि साहब अब आपकी खैर नहीं है, देखो हमारे आगे जो आता है और हमारे साथ जो हमारे खिलाफ जो जाएगा तो उसका ये सद्दाम हुसैन की ऐसा की। ये बात नहीं है कि वो वीडियो लीक हुआ, बल्कि वो वीडियो खास तौर पे लीक किया गया इस अंदाज में और इसके जरिए से बताना मकसद था। हम आपको दो चीज़ों में फ़र्क बताते हैं। जिसको अमेरिका अपना डिस्पोजेबल एसेट्स मानता है, यानी जिसको अपना काम हो जाने के बाद उसको जो तो डिस्पोज कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो उनकी तो लाशें नहीं मिलती भी है तो फिर वो यानी उसकी हालत ऐसी नहीं होती कि हम उसको काबिल शनाख्त माने जाए। उसी तरह आप देखिए, लेकिन जब सद्दाम हुसैन तो एक्चुअल था और उसको एक्चुअल में फांसी दी गई, तो सद्दाम हुसैन की लाश किस तरह मिली? अगर यही हाल अगर उनको ये था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी उनकी नज़र में उन्होंने WTC के गिराने पर का इल्ज़ाम ओसामा बिन लादेन पर लगाया था। अब जाहिर सी बात है कि ओसामा बिन लादेन इनके मुताबिक ओसामा बिन लादेन अमेरिका के बहुत सारे शहरियों का दोषी था। अगर वो दोषी था और इतना कामयाब मिशन अगर उन्होंने पाकिस्तान की बाउंड्रीज में जाकर किए थे कि उसके घर तक वो दाखिल हो गए थे, तो उसको कम से कम ठीक है, अगर इतना बड़ा मिशन हो रहा तो उसकी तरफ से हो सकता है कि रेजिस्टेंस हो। लेकिन जब इनके फौजी जिंदा वापस आए, उन्होंने ये कहा कि साहब लाश तो हमको मिल गई थी, लेकिन हमने उसको समंदर में फेंक दिया और हमने ये बहुत अमन और सलामती के लिए किया। देखिए, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया कि ये पूरा फिसाद फिलर्स करने वाले यही लोग हैं, फिसाद बर्पा करने वाले, और ये कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले। तो आप इस बात को देखिए कि इन्होंने ओसामा बिन लादेन को जो है तो, अब ओसामा बिन लादेन कब मरा ये हकीकत हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक मिशन हो। एबटाबाद के जो लोग हैं, हमारी जो बरखा दत्त ने जो वहां पर जाकर ये लिया NDTV की पत्रकार ने, तो उसमें सब चीजें हैं कि साहब हमको यकीन ही नहीं आ रहा कि ओसामा बिन लादेन यहाँ था बोली। तो ये खुद हमारे भारत के रिपोर्टर की जो है तो ये इसमें जो है तो इंटरव्यूज वगैरह जो मैं NDTV का देखा यूट्यूब पे, उसमें ये चीज जो है तो सामने है कि वहां पर लोग बोले कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको कैसा नहीं मालूम पड़ा। तो इस तरह की चीजें मीडिया के जरिए परसेप्शन क्रिएट करके की गई। उसी की एक कड़ी के तौर पे इराक वार था और उसमें सद्दाम हुसैन को कंट्रोल में ले। फिर देखिए, उसी तरह का एक हुक्मरान ये था गद्दाफी के ऊपर जो है तो हमला किया गया और वहाँ का बागी ग्रुपों की मदद की गई और इस तरह जो है तो गद्दाफी को बहुत जलील करके उसकी लाश की बेहुरमती की गई। वो सब मंजर आम आपने देखा कि किस तरह जो है तो लोग नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे, और गद्दाफी को जो उसकी भी लाश मिली, उसको भी बताया गया। तो ये इस तरह एक साइकोलॉजिकल डर, खौफ बिठाने की कोशिश मुस्लिम हुक्मरानों पे की गई कि साहब आप अदब में रहो, हम सुपर पावर है और हम जो है तो अब आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो तुम्हारा भी हाल इनके ऐसा होगा। ये चीज़ें समझने की कोशिश। उसके पहले के भी अगर सिनारियो में हम जाते हैं, गालिबन 1980 से 1988 तक जो ईरान इराक वार हुआ, ये भी मीडिया के जरिए उड़ाई गई एक खबर के नतीजे में था। उसमें एक खबर थी कि भी उनके बॉर्डर पे, दोनों के बॉर्डर के बीच में कोई ऐसी जगह है। वाशिंगटन पोस्ट में खबर छपी थी गालिबन उस जंग के आगाज के कुछ महीनों पहले कि वहां पर तेल के बहुत बड़े जखायर उन दोनों के बीच में। तजिया निगार ये कहते हैं कि वो खबर बहुत बड़ी वजह थी ईरान इराक के बीच में टेंशन क्रिएट होने की, उस सरहद की, उस जमीन पे अपनी दावेदारी को लेकर। और फिर उस खबर के नतीजे में ये दोनों मुल्क 8 साल तक लड़ते रहे एक दूसरे के खिलाफ। अब जाहिर सी बात है कि हम इसके जरिए से एक और बात बताना चाहते हैं कि साहब ये तो ठीक है, ये इसके अंदर तो अमेरिका इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे तो ईरान इराक लड़ रहे थे, इसमें इसका क्या फायदा है?
आप देखिए कि इनके पास जिस तरह हम हमारा भारत जो है एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, जो कृषि कृषि प्रधान देश हमको कहते हैं। हमारे पास हम अकसाम की फसलें होती है, हमारी ज़मीन जरखेज़ है, हम जो है तो हम गन्ना उगाते हैं, हम शक्कर एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास प्याज आलू टमाटर गर्ज हमारी ज़मीन में अल्लाह ताला ने जरखेज़ी रखी है, और हम जो है तो इसके ज़रिए से बहुत बहुत सारे काम अंजाम दे रहे हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमको नेमत है हमारे मुल्क को। लेकिन इनके पास क्या है? इनके पास एग्रीकल्चर नहीं है। ये पानी पानी को जो है तो सैंड डालकर कोको कोला और पेप्सी के नाम पर बेच रहे हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनियां इनकी जो है तो माहिदे करते हैं, हमारे मुल्क में कंपनी कायम करते हैं, हमारा पानी लेते हैं, हमारा लेबर लेते हैं, और मैंने मजदूर भी हमारा, कंपनी जिस जमीन पे है वो जमीन भी हमारी, और कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी भी हमारा। लेकिन इसका लाखों रुपया मुनाफा जो है तो ये अपने देशों में लेके जाते हैं। फिर आप देखिए कि ईरान इराक की जंग से इनका क्या फायदा है। देखिए, जंगें कहीं भी हो हथियार की जरूरत पड़ती है, और ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा है कि हथियार बनाना और बेचना। आप देखिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यहूदियों का एक कारोबार जो था वो हथियार बनाकर बेचना था। तलवारें वगैरह ये वो बहुत अच्छी बनाया करते थे, यानी जंग का सामान पूरा अच्छा बनाते थे ये लोग। तो इनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री हथियार की है। जंगें नहीं होंगी तो इनका धंधा ठप पड़ा रहेगा। अगर अमन शांति रहेंगी तो इनकी पूरी दुकानें बंद हो जाएगी। दुनिया में अगर अमन शांति रहेगी तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, इनके हथियार नहीं बिकेगी। ये सबसे बड़ा थ्रेट जो है तो इनको इस्लाम से देते, क्योंकि इस्लाम अमन और सलामती का एक कॉन्सेप्ट पेश करता है। इनके लिए इस्लाम सबसे बड़ा खतरा है। इस्लाम जंगों से रोकता है, इस्लाम तबाही बर्बादी से रोकता है ये। और जब जंगें होती है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट नहीं होते कि साहब हम ये एग्रीमेंट पे खरीद रहे, बल्कि ब्लैक मार्केट के जरिए भी खरीदना पड़ते हैं, और खरीद के जो है तो मुल्क एक दूसरे के खिलाफ उसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों के हथियार जो है तो इन्होंने प्रोवाइड किए दोनों मुल्कों को। तो ये इनकी मईशत का, इनकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा जरिया है, और ये ग्रेटर इसराइल के क़याम के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह ये सिनारियो में आप ISIS के भी वजूद को समझने की कोशिश कीजिए कि ISIS के वजूद भी इराक वार, सीरिया वार और अफगानिस्तान वार इसका एक बहुत बड़ा उसी की एक कड़ी के तौर पे आप देखिए कि ISIS को जो है तो सुन्नी जो है तो बताया जा रहा है। सुन्नी ग्रुप है, ये सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, और इनके जरिए से जो है तो जो कार्रवाइयाँ हो रही तो वो यजीदी फ़िरक़े पे और शिया फ़िरक़े पे जो है तो होने की हो रही। उसके फौरी बाद एक शिया आलिम दीन को फांसी भी दी जाती है। फिर इंटरनेशनल सिनेरियो ये बनता है कि ईरान में और सऊदी अरब में जो है तो हालात कशीदा हो गए, और अभी भी हालात जो है तो बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट की जो हालत है बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, और किसी भी वक्त जो है तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर शिया सुन्नी वार हो सकता है। और इस शिया सुन्नी वार होने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इजराइल और अमेरिका का होने वाला है, उनके हथियार। और जब ये आपस में, क्योंकि जाहिर सी बात है इराक ख़त्म हो गया, अफगानिस्तान इधर से ख़त्म हो गया, उधर से लीबिया ख़त्म हो गया, सीरिया की सूरत हाल आपके सामने है, जॉर्डन का उनका कोई ऐसा वजूद नहीं है, दूसरे ममालिक इतने इस्लाम पसंद नहीं है, उनको कभी भी किसी भी मायदे के तहत जो है तो आप कंट्रोल में ले सकते, जैसा कि वहाँ के दूसरे ममालिक है। आप देखते हैं उनकी अय्याशी वगैरह की खबरें आती रहती, तो वो इतने पावरफुल भी नहीं है, वो भी नहीं है। अब बचे यहाँ पर ईरान पावरफुल और सऊदी अरब। अब इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह, फ़लस्तीन का भी कोई वजूद नहीं है, फ़लस्तीन जो है तो खुद इसराइल के कंट्रोल में है पूरा, सिर्फ गाज़ा की एक चिरोटी में कुछ लोग जो है तो उसकी आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये पूरा सिनेरियो घड़ा गया। और अब अगर यहाँ पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हीं को होने वाला है। फिर ये लड़के आपस में कमज़ोर हो जाएंगे, और फिर जब ये कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर इनके ऊपर हमले करना इनकी एक पॉलिसी है। अनस्टेबिलिटी का घोषित कर दो, उन रियासतों में गड़बड़ियाँ फैला दो, और वहाँ पर इनको अनस्टेबल स्टेट जो है तो डिक्लेयर कर देना, और ताकि उसके ज़रिए से बहाना मिले कि साहब हम जो है तो दुनिया के आलमी अलम बरदार है, और हम यहाँ जाकर जो है तो इनके मसाइल हल करेंगे, इनकी जंग बंद करेंगे। जबकि ये जब दाखिल होते हैं तो लाखों लोग जो उससे पहले नहीं होते, इनके जाने के बाद लाखों लोग जो है तो मौत की घाट उतारे जाते हैं। आप देखिए ये जो सिनेरियो अभी इस वक्त है, इस सिनेरियो में ये बहुत मुमकिन है कि ये जो है तो जंग की शक्ल ले ले। अल्लाह ना करे, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके बीच में इत्तेहाद इत्तेफाक जो है तो करे। लेकिन जो हालात हमको बता रहे हैं, जो पिछले जो तारीखी वाक़यात को अगर हम देखें, उसके हवालों को देखें, तो उसको समझने की ज़रूरत है। फिर आप देखिए
हमने आपको एक बहुत अहम बात जो है तो बतानी है, वो उसको आप समझने की ज़रूरत है। जिस वक्त आईएसआईएस का ज़हूर हुआ और उसका एक बहुत बड़ा लीडर अबू बकर बगदादी, उसने जुमा के खुतबे में ऐलान किया, जिसका के बाद में इराक की गवर्नमेंट ने उसको वो किया, इराक की जो भी गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट जैसी भी है, उसने उसको कंडेम किया कि साहब ये फेक वीडियो, ये इराक के किसी उसका नहीं है। लेकिन वो चीज़ें, जब अबू बकर बगदादी का वीडियो आया, तो अबू बकर बगदादी का वीडियो आने के बाद एक पूरी दुनिया के अंदर उसने तो अपने एक चैनल पे डाला था, यूट्यूब का अकाउंट खोल के उसने एक चैनल पे वो वीडियो डाला था। लेकिन उस वीडियो को सबसे ज्यादा कवरेज किसने दिया? उस मीडिया ने, उस मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिया, जिसके राइट्स, जिसके ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है तो यहूदी जो बैठे हुए हैं उनके हाथ में। अब अगर इनके मुताबिक अगर ये दुनिया का बहुत बड़ा दुश्मन था और दुश्मन होने के बाद इसने जो है इस तरह के काम किए, तो इनकी क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि ये इसके खिलाफ जो है इसको एक मीडिया कवरेज नहीं देते? इनकी जिम्मेदारी थी कि इसको कवरेज नहीं देते ताकि दुनिया भर में इसका तारुफ ना फैले, इसका परिचय जो ना फैले। अगर ये वाकई वो थी, तो एक छोटे बच्चे को समझ में आता है कि किसी दुश्मन को, या जो उनका दुश्मन माना जाता है, उसको जो है तो कवरेज देके उसका तारुफ बड़े पैमाने पे, उसका परिचय बड़े पैमाने पे देना, ये कहाँ की अकल है? ये हमको जो है तो समझने की जरूरत है। वो अकल है या अकलमंदी है, उसको समझने की जरूरत है। फिर आप देखिए कि उसके बाद अबू बकर बगदादी का भी हमने बीच में सुना कि अबू बकर बगदादी अमेरिका के यूएस अटैक में जो है तो मारा गया। ये डिस्पोजेबल एसेट्स का जो है तो काम है। फिर आप देखिए कि इनकी जितनी भी चीजें मीडिया तक आ रही, खुद हमारे भारतीय मीडिया तक जो आ रही है, तो ये सब इसके अंदर वही वीडियो रिपोर्ट, वो जो है तो बताया जा रहा है कि वो वीडियो, और उस तरह मुसलसिल 24 आवर हमारे भारतीय नागरिकों को ये बताने की कोशिश की जा रही है भारतीय मीडिया के जरिए कि साहब ये आईएसआईएस है, और बिल्कुल हमारी फौज तो जैसे चूड़े पहन के बैठी हुई है, आईएसआईएस आएंगी तो, और हम जो तो कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि हमारी फौज पे हमको एतमाद है। अगर आईएसआईएस या कोई आता है तो हमारे भारतीय सैनिक जिस तरह जो है तो अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं, हम पूरी तरह सक्षम है। ये ऐसे नहीं कि मौजूदा हुकूमत ने उनको सक्षम किया है, बल्कि हमारी भारतीय फौज हमेशा से इस बात की वो है कि हमने हमेशा अपनी सरहदों की हिफाजत की है, और हमको उस पर पूरा एतमाद है। इंशाल्लाह आगे भी वो उसकी हिफाजत, अल्लाह ताला उनसे उसकी हिफाजत की काम जो है तो लेगा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कुछ लोग, मूर्ख किस्म के लोग जो है तो लकड़ियों और लाठियों से जो है तो प्रशिक्षण ले रहे थे कि सब आईएसआईएस के खिलाफ जो है तो हम लड़ने वाले हैं। और ये तो क्या उन्हें अपनी भारतीय फौज पे एतमाद नहीं है? क्या हमारी भारतीय फौज आईएसआईएस का मुकाबला नहीं करेंगे और इन जैसे लोगों की जो है तो जरूरत पड़ने वाली है? तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। इस तरह की बातें जो है तो नफरत फैलाने के लिए होती है, और उसका एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल उद्देश्य होता है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पॉलिटिकली फायदा पहुंचाने के लिए होता है। मैं ये समझता हूँ कि भारत में हम सब नागरिक एक दूसरे के साथ, हमारे बिजनेस जुड़े हुए हैं, हमारे एक दूसरे से ताल्लुकात जुड़े हुए हैं, हमारे एक दूसरे से इमोशंस है, जज्बात है, और बहुत सारी चीजें हमारी जुड़ी हुई है, और हमको किसी से भी डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। युवा पीढ़ी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करते वक्त पूरी एहतियात जो है तो बरतें। इसके पीछे पूरा ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है, और ये पूरी तरह जो है तो एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नौजवान जो है तो बस इसी काम में लगे हुए, बल्कि मुख्तसर वाकयात कुछ ऐसे हुए हैं कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से कुछ लोगों ने कुछ चीजें कमेंट की, कुछ चीजों को लाइक किया, कुछ चीजें शेयर की। अब इंसान एक चीज को लाइक कमेंट शेयर करता है, उसको नहीं मालूम होता है कि उसका वो पेज कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, या उस पेज के, एक जाहिर सी बात है, अगर हमने किसी, मिसाल के तौर पर अगर मुझे अगर भगवत गीता कोई श्लोक अगर पसंद आया और मैंने वो श्लोक को लाइक कर दिया, अब मुझे नहीं मालूम था कि ये भगवत गीता का श्लोक किसी नक्सलाइट ने जो है तो अपलोड किया था। अब जाहिर सी बात है कि मैं उसको कहीं ऐसा ना हो कि मैं उससे नक्सलाइट से लिंक कर दिया कि साहब ये बहुत उसको शेयर कर रहा, लिंक कर रहा उस पेज को। तो उसी तरह इसमें भी होता है कि इसमें बुनियादी तौर पे जो कुरान की आयतें वगैरह का जो इस्तेमाल ये इस्लाम के दुश्मन जो है तो कर रहे हैं, उसमें आम नौजवान जो है तो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कभी कभी लाइक कर देते हैं, कभी उधर से किसी किस्म की चैट हो जाती है, उस चैट का जवाब दे देते हैं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम।
तो ये भी नहीं करना चाहिए। हमको हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपनी बात करें, हम अपनी बात करें, हम हमारे मुल्क की बात करें, हम अपना नजरिया, अपना कॉन्सेप्ट, अपना अकीदा लोगों के सामने पेश करें, और उसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे हुकूक है उसके मुताबिक जो है तो हम अपने दीन को बढ़ते, अपनी जिंदगियों में बढ़ते, अपने कौल और अमल से बढ़ते, अपनी तकरीरों में, अपने सोशल नेटवर्क के इस्तेमाल के जरिए जो है तो इसको बढ़ते। ये बहुत जरूरी है, ये हमारा बुनियादी काम है यहाँ पर। और जब हम ये काम करेंगे तो हम अमन और शांति के का जो है तो एक बहुत बड़ा संगमील जो है तो इस जमीन पे जो है तो शामिल होंगे। हम ये जमीन, मैं मुस्लिम नौजवान से खासतौर पे कहना चाह रहा हूँ कि ये जमीन पे आपका फर्ज है कि आप इसकी दावत के हुकूक जो है तो अदा करें, वरना क़यामत के दिन जो है तो अल्लाह ताला आपसे पूछेगा कि आपके भाई जो है तो आपके भाई जो है तो जा रहे थे एक गड़े की तरफ और आपने उनको गड़े में जाने से नहीं रोका। तो हम बुराइयों को रोके, समाज में होने वाली बुराइयों से लोगों को रोके, और इस तरह के काम जो है तो हम अंजाम दें कि जिससे हमारे देश का भी नाम हो। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है तो हमारी जो चीजें हैं तो हम अगर हम इस नहज पे काम करते हैं तो हमारा मुल्क जो है तो सुपर पावर साबित होगा। ये इस तरह बैनुल अक़वामी साजिशों को उसको समझिए, मुताला कीजिए, इन चीजों को समझिए और उस इंफॉर्मेशन को आपस में एक दूसरे से शेयर कीजिए, गुफ्तगू में उसको मुताले में लाइए, और खास तौर पे ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये ISIS को लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दे रहा है। और जैसा आप इस पर भी गौर कीजिए कि जो कतार दर कतार लंबी लंबी 4x4 की SUVs है टोयोटा की, ये इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है। ये एक किस्म के जंगल राज में रहते हैं, ये दुनिया से कटे हुए हैं, तो फिर इनके जो है तो इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सुविधा कौन दे रहा है। और इनके पास जो पेट्रोल के जखायर है, अभी इनके कब्जे में जो पेट्रोल के जखायर है इराक वगैरह के, तो इंटरनेशनल मार्केट में ये कैसे इसको फरोख्त कर रहे हैं, इस पर भी हमको गौर करने की जरूरत है, बल्कि तमाम को इसको गौर करने की जरूरत है। अभी जो पेट्रोल प्राइस जो गिरी है बेतहाशा, उसमें अरब देशों की करेंसी बुरी तरह मुतासिर हुई है। पहली बार उन्होंने किसी चीज पे अरब देशों में कोई जो टैक्सेस बढ़ाए हैं और आवाम के ऊपर इसको डाला है। इसको समझने की जरूरत है कि पेट्रोल कहाँ जा रहा है और किसको सस्ता मिल रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें इतनी क्यों गिरी है। इसको हमें अगर इस पॉइंट को भी अगर हम समझ ले तो मैं समझता हूं कि काफी चीजें आपके जहन में क्लियर हो जाएंगी, और ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को समझने के अंदर जो है तो ये बहुत बड़ी चीज साबित होगी आपको कि सोना, डॉलर, पेट्रोल, इसकी जो है तो लिंक को समझिए और इस पे गौर फिक्र कीजिए। ये चंद बातें इस वीडियो के जरिए बताना हमारा मकसद था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आपको और तमाम को जो है तो इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, शांति और भाईचारे को जो है तो कायम रखे, और इस मुल्क को जो है तो एक दिन अल्लाह ताला सुपर पावर बना दे। ये भी हमारी दुआ है। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।